Okay, so when we say that this is append function or this is sort function or this is print functions, no, or this is sorted function. So like this, there are many things are there. So what this function means? So function is meant to be a set of some interrelated operations, execution step by step, right? So when you have certain things to be executed in a certain order, and you need that execution again and again. So there comes the requirement of function. So for example, if you are driving a car, so in car there is just push button or there is just a ignition button, and you just press that button and your car starts. So now how on pressing that buttons how car is starting, you are not supposed to know. You are basically supposed to know is that how this started. So okay, so now when you press button, जब भी आप बटन प्रेस कर रहे हो तो अब वहां पे बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती हैं अंदर की, कैसे बैटरी में उसका स्पार्क आएगा, वो स्पार्क इंजन में जाएगा, इंजन स्टार्ट होगा, इंजन फिर पेट्रोल की सप्लाई लेना स्टार्ट करेगा. सो देयर कैन बी मेनी थिंग्स बिहाइंड दैट वन एक्शन. Okay, and when one action is performed, behind that many steps are being performed and some process is executed. So that's what is called as function. Okay, so function is we can say group of some related statements, specific tasks, right? So, for example, here also we saw this print function or this sorted function. So, this sorted function itself, it is applying many comparisons between these numbers, because we have supplied these numbers as this. यहाँ पे ये नंबर अनऑर्डर्ड है. अब इस अनऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड प्रोसेस में इसको सॉर्टिंग करने की बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं, दैट माइट बी कि आपस में कैसे कंपैरिजन कर रहे हैं 56 का 23 से, 23 को 43 से, 43 को 54 से. ये कंपैरिजन बहुत सारे हो सकते हैं, बट फाइनली आफ्टर द कंपैरिजन वी आर गेटिंग अ लिस्ट व्हिच इज इन सॉर्टेड ऑर्डर. बट यू डोंट नीड टू नो कि ये बिहाइंड में क्या हो रहा है. जस्ट हमने यहाँ पे फंक्शन लगाया और उसने उसको एग्जीक्यूट करके दे दिया. सो दिस इज कॉल्ड एज फंक्शन. So these are some things that are given by the Python compiler itself. Now, whenever you want, you can create your own function, right? So what function is basically doing is it is modularizing your code. Modularizing in the sense it is making the module of something and giving you a ready-made handout, राइट. उसने एक कुछ जो भी कोड की प्रोसेस है उसको एक कंटेनर में बांध दिया और उस पूरे कंटेनर को एक नाम दे दिया. आप उस नाम को डायरेक्ट यूज करके उसके अंदर की सारी फंक्शनैलिटी को किसी भी प्रोसेस के लिए एग्जीक्यूट करा सकते हो. दैट इज मॉड्यूलराइजिंग द कोड. अब जब आप ऐसा कोड लिखते हो तो ऐसा कोड आपका ऑर्गेनाइज्ड होता है और इजी टू मेंटेन होता है. अब व्हाई इट इज इजी टू मेंटेन? सो फॉर एग्जांपल, if there is a suppose GST collection process is there, ओके. तो जीएसटी को कैलकुलेट करना है. अब जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए बिजनेस में बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं. तो आप जिस भी बिजनेस के लिए कर रहे हैं उसमें बहुत सारे स्टेप हैं. तो अब जहां जहां पे आपको जीएसटी कलेक्शन को कैलकुलेट करना है, जिस भी प्रोसेस के लिए जीएसटी को कैलकुलेट करना है, तो एक तरीका यह है कि हर जगह आपने जाके वो कोड लिखा और उस कोड में वो वैल्यू सप्लाई करी और वैल्यू सप्लाई करके उस इंडिविजुअल जगह पे उसका जो जीएसटी का कैलकुलेशन है, वो वहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया. ओके, तो वो हर जगह आपने अलग-अलग कोड लिखा, राइट? Now, at some point, government said that now GST policy has been changed and now GST will be calculated like this. उन्होंने कुछ चेंज कर दिया, क्राइटेरिया चेंज कर दिया. अब आपको जो चेंजेस करने पड़ेंगे, अब जहां-जहां पे आपने कोड लिखा हुआ है, सपोज आपने 15 जगह कोड लिखा हुआ है, तो जो चेंज एक कोड में होगा, वो चेंज आपको सारी 15 जगह जाके करना पड़ेगा. जब तक आप वो 15 जगह चेंजेस नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? तब तक आपका आपका जो जीएसटी कलेक्शन है, हर प्रोसेस के लिए सही
कलेक्ट नहीं होगा, राइट? बट लेट्स सपोज आपने उसका एक फंक्शन बना दिया और उस फंक्शन को ही आप हर जगह कॉल कर रहे हो, तो क्या होगा? अब आपको उसको 15 जगह जाके चेंज नहीं करना है, सिर्फ आपको फंक्शन के अंदर चेंज करना है और जहाँ-जहाँ आपने उस फंक्शन को कॉल किया होगा, तो वो फंक्शन चेंज्ड फॉर्म में ऑटोमैटिकली हर जगह अपडेट हो जाएगा। राइट? सो दैट्स हाउ इट इज़ वेरी ईज़ी टू मेंटेन और इससे आपकी कोड की लेंथ छोटी हो जाती है, तो आपका कोड ज़्यादा ऑर्गेनाइज़्ड लगता है, राइट? देन रिपिटिटिव कोड कैन बी अवॉइडेड बाय पुटिंग अ फंक्शन। तो आप एक बार फंक्शन बना दिया, तो आप उसमें रिपिटिटिव कोड को अवॉइड कर सकते हो। तो फंक्शन को क्रिएट करने के लिए वी आर यूजिंग डेफ कीवर्ड। सो डेफ इज़ फॉर डिफाइनिंग। सो डेफ इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ फंक्शन अलोंग विद द नेम। राइट? तो फंक्शन का नाम हम जो भी रखना चाहते हैं वो हम डाल सकते हैं और फिर उसमें जो आर्गुमेंट पैरामीटर्स हम जो भी पास करना चाहते हैं, जो भी वैल्यू सप्लाई करना चाहते हैं, वो हम डाल सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले बनाया था, फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया था, फैक्टोरियल का कोड लिखा था। अब जितनी बार भी हम फैक्टोरियल का कहीं भी कोड लिख रहे थे, तो वहां पे क्या होगा, हमें उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज को चेंज करना होगा। लेकिन अगर हम फंक्शन बना देते हैं और फंक्शन से हम डायरेक्ट सप्लाई करते हैं, तो क्या होगा, हमें बार बार फैक्टोरियल का कोड नहीं लिखना पड़ेगा और हम डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट करा के और वैल्यू रख सकते हैं, राइट? सो फॉर एग्जांपल अभी मैं फैक्टोरियल का कोड एक बनाता हूँ आपके लिए, राइट? सो लेट्स सपोज कि फैक्टोरियल का कोड हमने नॉर्मली कैसे बनाया था, तो नॉर्मली जो हमने बनाया था कि हमने लिया था वैल इज इक्वल टू और इंटीजर इनपुट इनपुट एंटर द नंबर और देन व्हाट वी डिड वाज फॉर um, I in range um, 1 in range और starting from 1 to well plus 1 comma 1, ओके। और फिर हमने यहाँ पे लिखा था कि कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, fact underscore val is equal multiply equal to I, ओके। और यहाँ पर हमने फैक्ट अंडरस्कोर वैल को हमने 1 से इनिशियलाइज किया था, राइट? एंड फिर हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे थे, प्रिंट फैक्टो फैक्टोरियल वैल्यू इज, और यहाँ पे आ गया हमारा फैक्ट अंडरस्कोर वैल, ओके। यहाँ पे हमने 5 दिया और यहाँ पे 120 कैलकुलेट होके आ गया, राइट? तो ये हमने जो बनाया है, ये हमने बिना फंक्शन के बनाया है, राइट? अब हम अगर इसी को फंक्शन के अंदर बनाने की कोशिश करते हैं, मैं आपको सैंपल पहले दिखा देता हूँ कि फंक्शन कैसे वर्क करता है और उसके बाद फिर आपको मैं आपको पूरी प्रोसेस उसमें शो करूंगा कि कैसे आप अपना स्टेप बाय स्टेप क्रिएट कर सकते हो। सो यही चीज हमने यहाँ पे बनाई, हमने यहाँ पे एक फैक्ट कैलसी फंक्शन बना दिया, राइट? और यहाँ पे हमने लिया और आर्गुमेंट ले लिया, सपोज आर्गुमेंट हमने ले लिया इंटीजर, यहाँ पे हमने लिया सपोज वैल, ओके। यहाँ पे हमने वैल ले लिया और इसको हमने डेफ के साथ डिफाइन किया, डेफ, ओके। और फिर हमने यहाँ पे ये दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे हमने दिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू 1 और for I in range 1 to well plus 1 comma 1, okay, and fact underscore well multiply equal to I। तो हम बिल्कुल वही कोड लिख रहे हैं और अब यहाँ पर हमने क्या किया, रिटर्न और हमने दे दिया फैक्ट अंडरस्कोर वेल, ओके। अब यहाँ पे अब हमने इसको एग्जीक्यूट करा, तो जब हम अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे कुछ भी अ, ये रिटर्न नहीं करेगा, देखो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा।
ये एग्जीक्यूट हो गया, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है, सो इनवैलिड कहाँ पे है? हाँ ओके, यहाँ पे हमें केवल ये वैल्यू यहाँ पे इस तरह से देनी होगी। ठीक है, तो इसने हमें कुछ रिटर्न नहीं किया, इसने सिंपली एग्जीक्यूट करा दिया। अब ये फैक्ट कैल्सी नाम से एक फंक्शन है, ये एक बन गया। राइट, अब हम फिर से वैल्यू को इनपुट कराते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा नम दिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे सिंपली सीधे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ इज, और यहाँ पे दिया डॉट फॉर्मेट, और हमने दिया यहाँ पे नम कॉमा, यहाँ पे भी एक हम ब्रैकेट दे देते हैं, और यहाँ पे हमने दिया फैक्ट अंडरस्कोर कैलसी, और यहाँ पे हमने नम को पास कर दिया। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, अम, ये ठीक है, अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। ओके, एक ब्रैकेट और लगेगा यहाँ पे, ये स्टार्ट हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था, अच्छा हाँ, तीन तीन ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने जैसे 5 दिया, तो उसने देखो यहाँ पे भी फैक्टोरियल वैल्यू 120 कैलकुलेट कर दी। अब हम इस पोर्शन को एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं, अब हम इसी को एग्जीक्यूट करा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे फिर से दिया, हमने यहाँ पे दिया 7, देखो इसने 7 का कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पे हमने 6 दिया, इसने 6 का कैलकुलेट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने एक फंक्शन यहाँ पे बना दिया। राइट, और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करा के हमने यहाँ पे रख दिया। अब पूरी नोटबुक में मैं कहीं भी जाऊं, राइट, मैं अब यहाँ पे इसको उठाया और मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने नई नई वैल्यू की न्यू नम हमने दे दिया, न्यू नम दे दिया, और इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। अभी मैं जहां भी जाऊंगा वो वैल्यू वैसे ही कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा है एवरीवन? आर यू एबल टू फॉलो दिस? Yes, sir. तो यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हमने जो चीज यहाँ पे हमने इस तरह से बनाई थी पूरी, उसी चीज को हमने यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक मॉड्यूलर कोड में बना दिया। अब ये हमारा एक मॉडल कोड बन गया। अब हमें कभी भी फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो हम यहाँ पे हमें जस्ट ये इस फंक्शन को इसको यूज करना होगा, और यहाँ पे जिस भी जो भी वैल्यू हमें यूज करनी है वो हम यहाँ पे पास कर देंगे, और हमें फैक्टोरियल मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम ये नंबर लिए बिना भी डायरेक्ट अगर हम यूज करते हैं, अगर हम सिर्फ ये यूज करते हैं और यहाँ पे नम की जगह पे हमने सपोज केवल 6 दे दिया, तो भी ये उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर देगा। राइट, क्योंकि अब हमने इस कोड को जो फैक्टोरियल है इसको हमने मॉड्यूलराइज कर दिया फैक्ट कैल्सी में। ठीक है, अब फैक्ट कैल्सी एक स्टैंडर्ड बन गया कि कहीं भी आपका जो नंबर है जो पास किया जाए, जैसे ही पास किया जाएगा वो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा फैक्टोरियल के लिए। ओके, क्लियर है? Clear. ओके, सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ फंक्शन। फंक्शन को यूज करने का ये बेनिफिट है। राइट, तो फंक्शन को अब जैसे यहाँ पे ये है फंक्शन की पूरी डेफिनेशन, और ये है फंक्शन की कॉलिंग। राइट, आप इसके अलावा भी इसको कॉल कॉल कर सकते हो, सपोज यहाँ पे हमने दिया फाइनल वेल इज इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर कैलसी, और यहाँ पे हमने दिया 6, और यहाँ पे इस तरह से हमने दिया प्रिंट फाइनल वेल। राइट, तो भी इसने प्रिंट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, तो आप जैसे भी चाहें इसको, जब भी चाहें किसी भी वेरिएबल के लिए चाहें, आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, so basically purpose of doing all this is to modularize the code so that we don't need to write the same code again and again। अब यहाँ पे हमने सिर्फ एक बार ये कोड लिखा है, अब हर जगह बस हम इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पे भी यूज किया, यहाँ पे भी यूज किया हमने, यहाँ पे भी यूज किया हमने, यहाँ पे भी यूज किया, और जहां चाहे हम इसको केवल उस फैक्ट कैल्सी फंक्शन को हमें यूज करना है। राइट,
हमें अब बार बार ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। बार बार ये लिखने की जरूरत कहीं भी नहीं है। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज द फंक्शन। फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम डेफ स्टेटमेंट को यूज करते हैं, और डेफ स्टेटमेंट के साथ में हम फंक्शन का नाम देते हैं, और इसके बाद फिर हमें जो भी कैलकुलेट करना होता है वो हम कैलकुलेट करके और वैल्यूज को अपडेट कर देते हैं। राइट। अब इसमें एक आता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिमेंबर हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया था। तो रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है कि अभी हमने यहाँ पे ये नंबर पास किया, राइट, या यहाँ पे हमने ये नंबर पास किया, राइट। अगर हम यहाँ पे फैक्ट अंडरस्कोर कैल्सी और यहाँ पे 5 करके हमने अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट। तो भी इसने हमें कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन अगर अब यहाँ पे इसने ये रिटर्न किया है तो इसने ये यहाँ पे कैलकुलेट करके दे दिया। लेकिन अगर सपोज हमने ये रिटर्न स्टेटमेंट हम यहाँ पे ना यूज करें, मैं इसको दूसरे नाम से बना देता हूँ एक बार। हम इसमें यहाँ पे फैट कैल्सी 1 और यहाँ पे हम रादर देन यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट हम यहीं पे इसको प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है। हमने यहीं प्रिंट करा लिया फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू इज, और हमने यहीं पे प्रिंट करा लिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल को। ठीक है। हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट को यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे फैक्ट कैल्सी 1 प्रिंट कराते हैं, 1 हमने रन कराया, कैल्सी 1 और यहाँ पे हमने 4 दिया, राइट। तो इसने यहाँ पे अच्छा, अभी इसको एग्जीक्यूट नहीं कराया, हमने इसको एग्जीक्यूट करा दिया। और अब हम यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो इसने यहाँ पे हमें पूरा मैसेज दे दिया, फाइनल फैक्टोरियल वैल्यू इज 24। ठीक है। तो इसने फैक्टोरियल की वैल्यू तो हमें दे दी, बट सपोज अगर हमें ये फैक्टोरियल की वैल्यू, ये जो यहाँ पे प्रिंट हो रही है, ये हमें कहीं और यूज करनी है, राइट। सो फॉर एग्जांपल वी आर राइटिंग अ कोड कि यहाँ पे हमने नंबर लिया, हमने नम वैल करके लिया, और यहाँ पे हमने इंटीजर दिया, इंटीजर इनपुट, एंटर द नंबर। ओके। और यहाँ पे हमने फैक्ट अंडरस्कोर कैल्सी 1 लिया हमने, अब यहाँ पे कैल्सी नहीं ले रहे, कैल्सी 1 ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने नम वैल को पास कर दिया, राइट। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पे जो हमारा जो भी हमें कैलकुलेशन होके यहाँ पे आई है, हम इसको आगे यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही है फैक्ट वैल से कैलकुलेट होके आ रही है, तो क्या हम इसको यूज करते हैं? चलो हम देखते हैं, हम इसको यूज करके देखते हैं कि सपोज हमने यहाँ पे दिया, सो यहाँ पे दिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल 1 इज इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर वैल प्लस प्लस समथिंग वी आर कैलकुलेटिंग लाइक व्हाट टू से, यहाँ पे क्या कैलकुलेट करते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम इसको सपोज 2 से नहीं, हम यहाँ पे इसको 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है। और जो अब यहाँ पे फैक्ट वैल 1 आई, इसको हम यहाँ पे प्रिंट फाइनल फैक्ट अंडरस्कोर वैल 1 इज, ओके, और हम यहाँ पे फैक्ट अंडरस्कोर वैल 1 यूज करें। ओके। अब हम जो भी यहाँ पे ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ रही थी, इसको हम यहाँ पे फर्दर कैलकुलेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं? तो लेट्स सी कि हम इसको यूज कर सकते हैं या नहीं, राइट। तो हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, हमने यहाँ पे नंबर दिया 5, और 5 को अब यहाँ पे फैक्ट वैल 1 इज 20। तो यहाँ पे अभी फैक्ट वैल, अच्छा, फैक्ट वैल हमारा हम यहाँ पे पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे नाम दूसरा लेते हैं। ठीक है। हमने ओके, चलो, अभी इसमें आपको पता लग जाएगा, यही लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे लिया
इसको हमने वो यहाँ पे फिर से कैलकुलेट कराया, हमने 7 लिया सपोज, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 20 आ रहा है, क्या ये सही आ रहा है? क्या ये सही आ रहा है? 5040 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? तो रिमाइंडर क्या आएगा? 40 आएगा रिमाइंडर। 3.100 से अच्छा। कह रहे हो? सर ये तो गलत आ रहा है। बता रहे हैं? यस गलत है। ये गलत आ रहा है ना? हाँ जी हाँ जी जी। सर। यहाँ पे आइडली 40 आना चाहिए। अब ये यहाँ पे 20 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने फैक्ट वैल यहाँ पे पहले से हमने बना रखा था, इस वजह से यहाँ पे आ गया। हम इसको चेंज करते हैं, हम यहाँ पे ये नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हमने दे दिया फैक्टवेल 22 दे देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, फैक्टवेल 22, फैक्टवेल 22। ओके। और अब हम यहाँ पे हमने फैक्टवेल 22 प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे अब इसमें एरर आएगी। अभी तक तो क्योंकि हमने फैक्ट वैल यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे एज एक्सटर्नल वेरिएबल बनाया हुआ था, तो उसको यहाँ पे यूज करके वो लेके आ रहा है। लेकिन अभी हम यहाँ पे इसको फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं, और हमने यहाँ पे सपोज 5 दिया। अभी इसने देखो एरर दे दी। ये एरर क्या दे दी? फैक्ट वेल 22 इज नॉट डिफाइंड। जबकि यहाँ पे ये जो फैक्ट वेल है, ये ये फैक्ट की कैलकुलेशन है, ये यहाँ पे कर रहा है, राइट। लेकिन फिर भी इसने यहाँ पे फैक्टवेल 22 की वैल्यू रिटर्न नहीं करी, राइट। ये फाइनल फैक्टोरियल की वैल्यू इसने कैलकुलेट की है, जो कि यहाँ पे ये स्टेटमेंट प्रिंट होने से हुआ है। लेकिन जो फैक्टवेल 22 जो हमने यहाँ पे आगे यूज किया, यहाँ पे इसने यूज कर रहे हैं सपोज, अगर हम यहाँ पे फैक्टवेल 22 यूज करें, 6 हमने यूज किया, तो देखो यहाँ पे इसने 720 हमें दिया है, लेकिन फैक्टवेल 22 को ये आगे रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। अभी यहाँ पे रिकॉग्नाइज क्यों नहीं कर रहा है? यहाँ पे रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अ, यहाँ पे ये जो वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, ये वेरिएबल हमने इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो हमें हमने जब ये वेरिएबल इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसी मैकेनिज्म चाहिए जिससे जो वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट हुई है वो हम वापस बाहर भेज सकें, करेक्ट। जी सर। करेक्ट। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? उसके लिए हम रिटर्न स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो अभी यहाँ पे जैसे ऊपर वाले फंक्शन में हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट यूज किया है। यहाँ पे हमने फैक्ट वेल, यहाँ पे हम फैक्ट इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, इसको 11 कर देते हैं, और इसको भी 11 कर देते हैं, ठीक है। तो हम अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम पूरी वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, और ये वो रिटर्न में वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे जब हम इसको यूज कर रहे हैं, फैक्ट अंडरस्कोर कैलसी हमने फंक्शन बनाया। अब हमने यहाँ पे नंबर के लिए रिक्वेस्ट की कि नम वैल यहाँ पे उठा के दो, तो यहाँ पे हमने दिया इंटीजर इनपुट, यहाँ पे हमने दिया इंटर दी नंबर, ओके। और यहाँ पे हमने लिया यहाँ पे हमने लिया फाइनल फैक्ट इज इक्वल टू, और अब हम यहाँ पे वो कॉल कर रहे हैं जो हमारा फंक्शन है फैक्ट अंडरस्कोर कैलसी। अब कैलसी वन हम कॉल नहीं कर रहे हैं, कैलसी कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे हमने नम वेल को हमने पास कर दिया, ठीक है। और अब यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फाइनल फैक्ट वन इज इक्वल टू फाइनल फाइनल अंडरस्कोर फैक्ट डिवाइडेड बाई, एंड हमने यहाँ पे 10 दे दिया या 100 दे दिया, यहाँ पे डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। और फिर हम प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंट फाइनल वेल इज, और यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं फाइनल
वन। ओके, अब यहाँ पे हमने इसको एग्जीक्यूट करा लिया, ठीक है। और एग्जीक्यूट कराने के बाद अब हम यहाँ पे हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने यहाँ पे सपोज 7 दिया, ठीक है, तो यहाँ पे इसने हमें वैल्यू रिटर्न कर दी, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है कि यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कराई है, ये जो फैक्ट वन वन हमने रिटर्न कराई है, राइट, ये फैक्ट वन वन हमने इसी के अंदर ही यूज किया था। और फिर हमने इसको यहाँ पे कैलकुलेशन कंप्लीट होने के बाद हमने इसको यहाँ पे रिटर्न कराया। तो रिटर्न कराने पे जहाँ पे ये कॉल हुआ है, तो यहाँ पे ये कॉल हुआ है, तो ये यहाँ पे वैल्यू जो कैलकुलेट होके आएगी, वो जो वैल्यू होगी वो जाके इसमें स्टोर हो जाएगी। अब हम इस वैल्यू को आगे कहीं भी कैलकुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं। अगेन, अगर हम यहाँ पे फैक्ट जो यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है, फैक्ट वेल वन वन, अगर हम इसको यूज करने की कोशिश करें, अगर हम यहाँ पे सपोज प्रिंट करें, प्रिंट फाइनल फैक्ट वैल वन वन, और यहाँ पे अगर हम इसको यूज करने की कोशिश करें, क्या है, फैक्ट वैल वन वन। ओके, यहाँ पे हम अगर इसको यूज करने की कोशिश करेंगे, तो ये अभी भी एरर देगा, राइट, क्योंकि फैक्ट वैल वन वन ये कह रहा है कि डिफाइंड नहीं है, जबकि ये हमने ऊपर फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है। तो अब यहाँ से आपको एक लॉजिक ऑटोमेटिकली भी समझ में आ गया रिटर्न के साथ में। एक है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल और दूसरा है हमारे पास लोकल वेरिएबल। रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि रिटर्न हम क्यों यूज कर रहे हैं, जी सर। एवरीवन समझ में आ रहा है, ठीक है। और उसी के साथ में हम हमारे हमारे पास आता है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है? ऐसा वेरिएबल, वेरिएबल वेरिएबल डिफाइंड विदाउट फंक्शन, किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन नहीं किया है, नॉर्मल कोड के साथ में डिफाइन किया है, तो उसको हम बोलेंगे ग्लोबल वेरिएबल। और एनी वेरिएबल डिफाइंड विद इन फंक्शन इज लोकल वेरिएबल, राइट। तो जैसे यहाँ पे ये फैक्ट वन वन हमारा यूज हो रहा है, तो ये हमने डिफाइन तो किया है, हमने यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो इस फंक्शन के अंदर हम जहां भी चाहे इसको हम प्रिंट करा सकते हैं, राइट। लेकिन हम इसको इस फंक्शन के बाहर कहीं भी प्रिंट नहीं करा सकते, कहीं भी नहीं यूज कर सकते, राइट। वही जो हमने यहाँ पे फाइनल अंडरस्कोर वैल यूज किया था, ये हमने बाहर डिफाइन किया था। तो इसीलिए जब हमने यहाँ पे फाइनल वैल यूज किया था, तो वो उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखा रहा था, तो वो कहीं भी यूज हो सकता है। इज इट क्लियर? जी सर। Okay, so this is what is your return statement, and this is what is your global variable and local variable, right? तो यहाँ पे अब देखो फैक्टोरियल का प्रोग्राम यहाँ पे व्हाइल लूप से बनाया हुआ है। आप अपनी प्रैक्टिस के लिए बना सकते हो कि कैसे आपको बनाने हैं, ठीक है। अब मैंने भी आपको यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करके फंक्शन के थ्रू मैंने दिखाया आपको अलग अलग तरीकों में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं फंक्शन कर दूं। ओके, अब इसके बाद आता है बिल्ट इन फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन, दो तरह के फंक्शन होते हैं। तो उसमें कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो पहले से डिफाइन किए हुए हैं, जिनको हम बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। और कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो यूजर डिफाइंड है, राइट। तो बिल्ट इन फंक्शन जैसे एबीएस, हमारा ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो एबीएस क्या करता है? हमें एब्सोल्यूट नंबर रिटर्न करता है। एब्सोल्यूट नंबर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर विदाउट इट्स सिग्नेचर, राइट, अगर माइनस है तो उसको विदाउट माइनस वो यूज करेगा। दैट्स व्हाट इज एब्सोल्यूट नंबर, राइट। देन एक ऑल फंक्शन होता है। ऑल फंक्शन इज यूज्ड टू चेक इफ any element is non zero element, right? So for example, अगर हम यहाँ पे all फंक्शन हम यूज करते हैं, all फंक्शन
ठीक है, तो अगर हमारे पास एक लिस्ट है, सो लिस्ट वेर इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया 89, 65, 12, 0, and then 11 and 56, right? So if we check all of list underscore where, right? तो ये क्या रिटर्न करेगा? अगर एक भी जीरो है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, अदर सारे नॉन जीरो है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट? तो यहाँ पे देखो एक जीरो है, इस वजह से इसने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न किया। अब अगर हम यहाँ पे जीरो को 10 में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये चेक करता है कि इन ensures all the elements are non zero। ओके, अब इसमें माइनस की वैल्यूज भी हो सकती है, सपोज -99 है, राइट, बट स्टिल इट विल कंसिडर दिस एज ट्रू। सो इट शुड बी नॉन जीरो, बेसिकली नेगेटिव और पॉजिटिव, इट शुड बी नॉन जीरो। क्लियर है? जी सर। ओके। फिर इसी तरह से एक dir फंक्शन होता है, तो dir फंक्शन किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए उसकी जो एट्रीब्यूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम dir फंक्शन को यूज करते हैं। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे हम ये हमारा लिस्ट वाला ऑब्जेक्ट है, तो हमने यहाँ पे दिया dir ऑफ लिस्ट अंडरस्कोर वेर, राइट? तो इसने हमें बता दिया कि लिस्ट में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो लिस्ट में जैसे हमने पढ़ा था ना, अपेंड, क्लियर, कॉपी, एक्सटेंड, इंडेक्स, इंसर्ट, रिमूव, रिवर्स, सॉर्ट, ये सारे फंक्शन हमने पढ़े थे लिस्ट में, राइट? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो भी एट्रीब्यूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे शो कर देगा, राइट? रिमेंबर, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, केवल क्लास से काम नहीं चलेगा, right? And then div mod is to return the remainder and the coefficient. So suppose 98 divided by 18, right? So it will be divided by 5 times and remainder will be 8. That's what is coming over here. Okay, अभी यहाँ पे हम 102 कर देते हैं और इसको हम 16 से डिवाइड करते हैं, right? So the quotient is will be 6 and the remainder will also be 6। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो क्वोशिएंट और रिमाइंडर आप div mod से कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? अब इसमें आता है एक enumerate फंक्शन। सो enumerate फंक्शन क्या होता है? enumerate फंक्शन इज व्हेन वी हैव टू शो द सीक्वेंसिंग आर्टिफिशियली। जब हमें आर्टिफिशियली सीक्वेंसिंग शो करनी है तब हम enumerate फंक्शन को यूज करते हैं। तो आर्टिफिशियल सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम मान लो किसी कॉलेज की बिल्डिंग में है, राइट? अब कॉलेज की बिल्डिंग में मल्टीपल फ्लोर्स हैं। अब मल्टीपल फ्लोर्स के लिए वहां पे हर फ्लोर के जो रूम है, जो क्लासरूम्स हैं या लेक्चर थिएटर्स हैं, उनको हमें नाम असाइन करना है, एक नंबर असाइन करना है। तो अब नंबर इजीली आइडेंटिफाइबल हो, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इजीली आइडेंटिफाई हो जाए उसके लिए हम क्या करेंगे? अब मान लो अम, जैसे हम फर्स्ट फ्लोर पे रूम है, तो फर्स्ट फ्लोर की जो काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं हम 101, 102, 103, 105, इस तरह से हमने स्टार्ट किया। ठीक है, अब सेकंड फ्लोर की अगर काउंटिंग होगी, अब जरूरी नहीं है कि फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास पूरे 100 रूम्स हों, राइट? मान लो फर्स्ट फ्लोर में हमारे पास 16 रूम्स हैं, तो काउंटिंग विल स्टार्ट फ्रॉम 101 टू 116, राइट? अब सेकंड फ्लोर में रूम है तो सेकंड फ्लोर की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? 201 से स्टार्ट होगी। अब 117 से वो स्टार्टिंग नहीं होगी, राइट? वहां की स्टार्टिंग होगी 201 से, 201, 202, 203 अप टू 206, 216, राइट? देन थर्ड फ्लोर है तो थर्ड फ्लोर की काउंटिंग 217 से स्टार्ट नहीं होगी, ये 301 से स्टार्ट होगी, 301, 302, 303। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे नंबर्स हैं हम उनको इस तरह से बना रहे हैं, जो भी हमारी वैल्यूज हैं हम उनको आर्टिफिशियली इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं जिससे
ऑटोमेटिकली हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाए। अब जैसे ही किसी ने बोला कि रूम नंबर 312, राइट, तो 312 सुनते ही समझ में आ गया कि ये फ्लोर थर्ड रूम पे होगा। लेकिन अगर आप कंटिन्यूस सीक्वेंसिंग में जाओगे और 16-16 रूम है, तो यहाँ पे जो 312 का नंबर है वो क्या होगा, वो 144 नंबर हो जाएगा, राइट? अंडरस्टूड? Yes, sir. तो इसलिए तो जब भी हमें इस तरह से आर्टिफिशियली इंडेक्सिंग क्रिएट करनी होती है, तो हम यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन को यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्यूमरेट फंक्शन हेल्प्स अस टू गिव दिस आर्टिफिशियल सीक्वेंसिंग। ओके, सो यहाँ पे अब जैसे इन्यूमरेट फंक्शन है, तो यहाँ पे जैसे अब ये नंबर की ये लिस्ट है। ठीक है, अब ये नंबर की लिस्ट हमारे पास अगर स्टार्ट होगी तो इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी। लेकिन हम इंडेक्सिंग से 0 स्टार्ट नहीं करना चाहते हैं, हम इंडेक्सिंग स्टार्ट करना चाहते हैं कि इंडेक्सिंग हमारी 1000 से शुरू हो या 100 से शुरू हो, राइट? तो हम यहाँ पे इन्यूमरेट फंक्शन को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने सपोज दिया इन्यूमरेट फंक्शन, तो यहाँ पे मैं बस इन्यूमरेट फंक्शन, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक लिस्ट दी, माई लिस्ट इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ओके, अब यहाँ पे हमें इस लिस्ट को प्रोसेस करना है, तो इस लिस्ट को प्रोसेस करने के लिए फॉर आई कॉमा नम इन, और अब हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, हमारे पास है जो हमारी नंबर्स की लिस्ट है, और नंबर्स की लिस्ट को हमें स्टार्ट करना है आर्टिफिशियल से, तो हम यहाँ पे इन्यूमरेट सब में डालेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दिया इन्यूमरेट। ठीक है, और हमें इन्यूमरेट किस में करना है, माई लिस्ट में करना है। कहाँ से करना है, 100 से करना है। ठीक है, और अब हम यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे, प्रिंट वैल्यू वैल्यू एट इंडेक्स, और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू डालेंगे इज, और यहाँ पे हम जो एक्चुअल वैल्यू है वो डालेंगे डॉट फॉर्मेट, और यहाँ पे हमने दिया सपोज आई कॉमा नम। ओके, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे, तो यहाँ पे अब आपकी देखिए इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 100 से स्टार्ट हो रही है, 100 101 102। अगर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग अगर आप देखोगे, तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग अभी अगर आप अलग से सपोज प्रिंट करा के देखते हो, राइट, हमने अलग से दिया प्रिंट और प्रिंट माई माई लिस्ट ऑफ 100 अगर आप प्रिंट कराते हो। ठीक है, तो ये एरर रिटर्न करेगा जब उसने एरर दी। क्यों, ये कह रहा है इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि वो हमने आर्टिफिशियली यहाँ पे एन्यूमरेट से बढ़ाई हुई है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे 100 101 यहाँ पे एक्सेस करना चाहो, तो आप नहीं कर सकते, ये जितनी भी इंडेक्सिंग हमने आर्टिफिशियली बढ़ाई हुई है। तो जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है वो 0 से 4 तक ही जा रही है। जो एक्चुअल इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होके 4 तक ही जा रही है, लेकिन यहाँ पे हमने आर्टिफिशियली बढ़ाई है। सो इट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम 100 टू 101 102 103। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? No, sir. इजी है सबके लिए? इज इट इजी टू फॉलो? यस, नो? Yes. ओके, अब इसके बाद आते हैं कुछ फिल्टर्स के फंक्शन होते हैं। तो फिल्टर के लिए जब भी हमें किसी किसी पर्टिकुलर लिस्ट में कुछ कंडीशन अप्लाई करनी होती है, तो हम फिल्टर फंक्शन बना सकते हैं। तो फिल्टर फंक्शन बेसिकली काम करेगा एंड इट विल फिल्टर आउट द नंबर। तो जैसे यहाँ पे हमें इवन नंबर का हमने एक फिल्टर बना लिया, तो ये इवन नंबर का फिल्टर क्या करेगा, सिंपली जहां पे भी वैल्यू 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, वहां पे अम, वो उसको रिटर्न करेगा, अदरवाइज वो उसको रिटर्न नहीं करेगा, राइट? सो अब जैसे यहाँ पे हमने ये लिस्ट ली है रेंज 60, तो 0 से 59 तक सारे नंबर होंगे इसमें, और अब इसमें से जो भी नंबर
टू से कंप्लीटली डिवाइडेड हो रहे हैं, वही नंबर हमें यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे ये आपकी ओरिजिनल लिस्ट है, जिसमें 0 से 59 तक सारे नंबर हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे 2 से स्टार्ट हुए और 58 तक सारे नंबर यहाँ पे गए। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है, बेसिकली हमने लिस्ट के ऊपर हमने फिल्टर लगाया है, फिल्टर फंक्शन लगाया है। फिल्टर फंक्शन का नाम है हमारे पास इवन नंबर, और कौन सी लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है, ये नंबर्स की लिस्ट पे अप्लाई हो रहा है। तो आप इसको अप्लाई करके देख सकते हो अपनी अपनी तरफ से भी। अगर आपको कुछ बनाना हो तो आप यहाँ पे बना के देख सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें यहाँ पे सपोज हमने एक लिस्ट वन बनाई और यहाँ पे हमने इसको रेंज दे दी, रेंज अप टू 80 हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और अब हमने यहाँ पे दिया कि div थ्री नंबर्स, राइट। पहले हम फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, पहले हम फंक्शन बना लेते हैं rather than creating this first element function. So def div थ्री num, ओके। और यहाँ पे हमने इसको पास किया। ठीक है, और अब यहाँ पर हमने चेक किया इफ यहाँ पे हमने नंबर दिया नम, इफ नम डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0, देन रिटर्न नम। ओके, तो बेसिकली जो जो यहाँ पे हम इवन नंबर के लिए कर रहे थे, वही चीज हम यहाँ पे ऑड नंबर के लिए, यहाँ पे थ्री के डिविजिबल से हम सारी चीजें कर रहे हैं कि जो वो पर्टिकुलर नंबर थ्री से डिवाइड होना चाहिए या नहीं। अब हमने इसको एग्जीक्यूट करा लिया। अब एग्जीक्यूट कराने पे, फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने पे कोई आउटपुट नहीं आता। आउटपुट तब आता है जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये रेंज दिया, और इस रेंज में हमने यहाँ पे डिफाइन किया div थ्री वेल इज इक्वल टू लिस्ट, एंड फिर हमने यहाँ पे डाला फिल्टर। ओके, इस फिल्टर में हमने यहाँ पे डाला div थ्री नम, जो फंक्शन हमारा फिल्टर वाला फंक्शन है, और ये अप्लाई किस पे किया हमने, लिस्ट वन पे, राइट। और अब हम यहाँ पे अगर प्रिंट कराएंगे, प्रिंट div थ्री वेल, ओके। सो यहाँ पे अब ये जो प्रिंट करेगा, ये देखो क्या प्रिंट कर रहा है, ये सारे वही नंबर प्रिंट कर रहा है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे हमने जो रेंज क्या ली थी, लिस्ट वन में हमारी रेंज क्या है, 0 से 79 तक की पूरी रेंज हम यहाँ पे दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रिंट वही हो रहे हैं जो हमारे थ्री से कंप्लीटली डिवाइड हो रहे हैं। अगर आप इसको कुछ और करना चाहते हो तो कुछ और वैल्यू भी यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. योगेश, अंकित, राज, क्लियर है? ठीक है, इसी तरह से इज इंस्टेंस नंबर होता है। इज इंस्टेंस क्या करता है कि पर्टिकुलर वैल्यू हमारी जो वो एक गिवन डेटा टाइप का इंस्टेंस है या नहीं, ये चेक करने के लिए हम इज इंस्टेंस को यूज करते हैं। सो इज इंस्टेंस इज बेसिकली it is checking whether a value is a particular set or not, or particular tuple or not। तो वो चेक करने के लिए होता है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मैप फंक्शन। तो जैसे हमने फिल्टर फंक्शन पढ़ा था, तो फिल्टर फंक्शन क्या होता था कि डेटा में फिल्टर लगाने के लिए होता था। अब मैप फंक्शन क्या करता है, मैप फंक्शन जब हमें डेटा के सारे नंबर्स पे कोई कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, तब हम यहाँ पे मैप को यूज करते हैं। तो नॉर्मली अगर हमें सारे नंबर्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कराना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने अपनी हमने जब फंक्शन सॉरी जब लिस्ट वगैरह पढ़ी थी, तो वहां पे भी हमने ये चीज देखी थी कि अगर हमें लिस्ट में आपको कोई ऑपरेशन कराना हो, तो नॉर्मली अगर जैसे मान लो हमारे पास यही लिस्ट है। ठीक है, अब इस लिस्ट के हमें सारे स्क्वायर प्रिंट कराने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फॉर आई इन लिस्ट वन, राइट।
और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने क्या किया कि प्रिंट आई इंटू टू, आई, हाँ आई इंटू टू कर देते हैं, जस्ट टू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो अभी जितने भी नंबर आ रहे हैं आप देख रहे हो सारे दो से मल्टीप्लाई होके नंबर आ रहे हैं सारे, ठीक है। वन इंटू टू, वन इंटू टू, एंड देन जितने भी नंबर हैं ये टू, टू इंटू टू, देन थ्री इंटू टू, फोर इंटू टू, फाइव इंटू टू, सिक्स इंटू टू, जितने भी नंबर्स हैं वो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई होके आ रहे हैं। हम यहाँ पे रेंज कम कर देते हैं, तो यहाँ पे रेंज चेंज कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं लिस्ट, और टू इज इक्वल टू रेंज ऑन, एंड 20 कर दिया। तो यहाँ पे अभी 20 तक ही सारे, सॉरी, ये लिस्ट टू है, तो अभी 20 तक ही सारे यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं, सबका टू के साथ में मल्टीप्लाई शो हो रहा है। लेकिन यही चीज अगर हमें फंक्शन के थ्रू करनी हो तो फंक्शन के थ्रू हम डिफाइन डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो फंक्शन के थ्रू जैसे यहाँ पे हमने डिफाइन किया रिटर्न नम बाई टू, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो सारी दो से डिवाइड होके आ जाएंगी, और डिवाइड, और इसके बाद फिर इसको अप्लाई करने के लिए हम यहाँ पे मैप फंक्शन को इस तरह से हमने यूज किया है। तो जस्ट जैसे ऊपर हमने फिल्टर यूज किया था वैसे ही हम यहाँ पे मैप यूज कर रहे हैं, राइट। सो आप इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हो, डिफाइन एंड हाफ, हाफ वेल, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हाफ, हाफ वेल, और यहाँ पे हमने नम लिया है, और यहाँ पे दिया रिटर्न नम बाई टू, ओके। ये हमारा बन गया फंक्शन, और अब हम इसको अप्लाई करते हैं मैप में। तो हमने यहाँ पे दिया लिस्ट टू इज इक्वल टू रेंज ऑफ 15, हमने यहाँ पे दिया 15 रेंज तक हमने दे दिया, और इसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने दिया हाफ वेल इज इक्वल टू, और हमने यहाँ पे दिया लिस्ट, लिस्ट में हमने लगाया मैप, एंड मैप के अंदर हमने यहाँ पे दिया लिस्ट टू। अब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे, प्रिंट हाफ वेल, राइट, हमने यहाँ पे प्रिंट कराया, ओके सॉरी, ये भी तो लगाना है, तो यहाँ पे हाफ अंडरस्कोर वेल, ये फंक्शन भी तो लगाना है, फंक्शन तो ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन को सर एग्जीक्यूट हाफ की कराया अब, स्पेलिंग, हाफ की स्पेलिंग। हाँ ठीक, थैंक यू, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे ये नाम चेंज कर देते हैं, हाफ वेल वन, ओके, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सबकी वैल्यू हाफ होके आ गई, ठीक है। तो बेसिकली अब यहाँ पे हमने यहाँ पे फिल्टर लगाया था, यहाँ पे हमने मैप लगाया, इससे इसी तरह से एक और आगे आएगा, रिड्यूस करके आएगा। तो यहाँ पे हम फिल्टर फंक्शन लगा रहे थे जब हमें कोई कंडीशन अप्लाई करनी हो, हम मैप लगा रहे हैं जब हमें कोई सारे एलिमेंट पे कोई कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगा रहे थे, ठीक है। अभी आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे चेक कर सकते हो, if num divided by num modular 2 is equal to 0, then return num, else, और फिर इसमें दे दो रिटर्न नम बाई टू। तो अम, अब जो भी फंक्शन में जो जहाँ कहीं भी ये अप्लाई होगा तो उसमें जो भी नंबर टू से कम्प्लीटली डिवाइडेड हो रहा होगा वो तो एज इट इज आ जाएगा, और जो डिवाइडेड नहीं हो रहा होगा वो उसका हाफ हो जाएगा, ठीक है। वही एक एग्जिस्टिंग फंक्शन है, हमने हमने उसको दूसरी तरीके से मोल्ड कर दिया, ठीक है। हमने अब इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कराया, अभी देखो आउटपुट हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ पे, अभी देखो 0, 0, 2, 4, 6 जो टू से डिवाइड हो रहे हैं वो एज इट इज हैं, जो टू से डिवाइड नहीं हो रहे हैं वो सारे यहाँ पे
हाफ हो गए। ठीक है। Yes, sir. एनी डाउट इन दिस? No, sir. ओके। इसी तरह से एक तीसरा आता है रिड्यूस। सो रिड्यूस में क्या होता है, जब हमें सारी जो वैल्यूज हैं उनके आपस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने होते हैं, तो हम रिड्यूस फंक्शन को यूज करते हैं एट दैट केस, राइट। सो अब यहाँ पे सारी नंबर्स को हमें ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे पास किया, तो ऐड का फंक्शन हम अलग से बना लेंगे, या जो भी फंक्शन है वो हम अलग से बना लेंगे। इसको देखते हैं बस, और उसको फिर वाइंड अप करते हैं। सो अभी फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बनाया डेफ एंड सम लिस्ट, हमने फंक्शन बना दिया। हमने हमने यहाँ पे हमने पास किया है, जितनी भी लिस्ट है वो हमने पूरी यहाँ पे पास कर दी है इस तरह से। ठीक है। तो अब यहाँ पे नॉर्मल अगर आप देखोगे तो नॉर्मल में तो हम ऐसे ही प्रोग्राम बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाया था। ठीक है। जब रिड्यूस में बनाएंगे तो रिड्यूस के लिए आप नॉर्मली नहीं बना सकते, आप यहाँ पे फंक टूल करके हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। तो फंक टूल के लिए हम यहाँ पे नंबर्स को डिफाइन करते हैं पहले। इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हमने नंबर दिया ए कॉमा बी, और हमने अब इसमें हम यहाँ पे रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है। अब यहाँ पे हमने लिस्ट ली, लिस्ट 3 = और हमने 2 3 4 5 6 इस तरह से हमने यहाँ पे डाल दिया। और अब हम यहाँ पे जो हमारी सम लिस्ट है उसको कॉल करते हैं, तो फाइनल सम = और यहाँ पे हमने दिया रिड्यूस, और इसमें हमने दिया सम अंडरस्कोर लिस्ट कॉमा लिस्ट 3, and then we'll print final print is, और यहाँ पे हमने दिया फाइनल सम। ओके। हमने अब इसको एग्जीक्यूट कराया और इसको हम यहाँ पे एग्जीक्यूट रन कराते हैं। यहाँ पे देखो फाइनल सम आ गया हमारा, 20 आ गया। यहाँ पे अगर ऐड करोगे 3 2 5 4 9 5 14 6 20। ठीक है। Yes, sir. क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों फंक्शन बन जाते हैं। पहला है हमारे हमारे पास फिल्टर, दूसरा है मैप, और तीसरा है रिड्यूस। तो फिल्टर यूज करते हैं जब हमें सारे एलिमेंट्स पे कोई कंडीशन अप्लाई करनी होती है, मैप यूज करते हैं जब हमें सारे एलिमेंट पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करना होता है, रिड्यूस यूज करते हैं जब हमें सारे एलिमेंट्स को आपस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कराने हैं, तब हम रिड्यूस को यूज करेंगे। ये चीज क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. ओके। सो विल कीप इट एट दिस फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और देन further we'll calculate in next class, we'll start in next class. Okay, I'll share this code so that you can have a reference with this. Okay. Okay, sir. Thank you. Okay, sir. Thank you everyone.